अब मैं आपको बताने वाली हूँ 2 ऐसे फैक्ट्स आई थिंक जिनके बारे में आप नहीं जानते। ऐसे फ्रेज आप यूज करते हैं, आई एम डैम श्योर यूज करते हैं, लेकिन आई थिंक आपको पता ही नहीं है कि दोनों में क्या डिफरेंस है। हो सकता है कि आप अभी तक गलत यूज करते हुए आ रहे हो या फिर आपको डिफरेंस ना पता हो। ये 3 सेंटेंसेस मैंने यहाँ पे लिखे हैं, तीनों ही सेंटेंसेस अलग अलग है, लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइजिंग फैक्ट ये है कि इन तीनों के लिए भले ही हम कोई सा भी सेंटेंस बोले या फिर कोई सा भी स्ट्रक्चर हम बोले, इन तीनों के लिए हम इंग्लिश में एक ही ईडियम यूज करते हैं। यस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट टू नो कि एक ही ईडियम है और इस तरीके के 3 सेंटेंसेस को बोलने में काम आ सकता है। देखिए कैसे। पहला सेंटेंस है, मैंने तो यह बस ऐसे ही कह दिया था। तो यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ बस ऐसे ही, तो जब हम कोई बात ऐसे ही बोल देते हैं विदाउट एनी थिंकिंग और आउट ऑफ द माइंड हम बोल देते हैं कुछ चीजें, राइट, तो ये उसी कॉन्टेक्स्ट में सेंटेंस है। नेक्स्ट है, तुम्हें बिना सोचे समझे कुछ नहीं कहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे यूज हो गया बिना सोचे समझे। ओके, नेक्स्ट, मोटे तौर पर कहूँ तो कमरे में लगभग 100 लोग थे। तो यहाँ पर हमने यूज किया मोटे तौर पर। देखिए इस सेंटेंस में यूज हुआ है मोटे तौर पर, यहाँ पे यूज हुआ है बिना सोचे समझे, एंड यहाँ पे यूज हुआ है बस ऐसे ही। 3 बातें कहते हैं इस तरीके से, लेकिन हम इसके लिए एक ही इडियम यूज करेंगे। आई थिंक आप एक्साइटेड होंगे जानने के लिए दैट इडियम कि इसके लिए हम कौन सा वो इडियम है जो याद करेंगे। यस, डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगी, एंड यही नहीं और भी बताने वाली हूँ, तो आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल अर्थ इंग्लिश क्लासेस। एंड अगेन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ इंपॉर्टेंट ईडियम्स एंड स्ट्रक्चर्स जो कि आप अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स बिगिन। तो देखिए इसके लिए हमें एक ईडियम यूज करना है, दैट इज ऑफ द टॉप ऑफ समवंस हेड। ऑफ द टॉप ऑफ समवंस हेड, राइट। तो इसके लिए हम यूज करने वाले हैं ऑफ द टॉप ऑफ समवंस हेड, एंड यू नो समवंस की जगह पे हम यूज करने वाले हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव। चलिए देखते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है, मैंने तो बस ये ऐसे ही कह दिया था। अब ऐसे ही कह दिया था का क्या मतलब है? मीन्स ज्यादा मैंने सोचा नहीं था इस बारे में, बस मेरे मन में आया, अपने ऐसे ही बिना सोचे समझे मैंने कह दिया था। तो चलिए बना लेते हैं। पास्ट का सेंटेंस है, सब्जेक्ट है हमारा आई जस्ट सेड इट। I just said it off the top of my head. I just said it off the top of my head. Right sentence is I just said it off the top of my head. अब देखिए यहाँ पे my आया है someone की जगह पे, because subject है I, तो I का possessive adjective होता है my, तो हमने यहाँ पे my यूज किया। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, तुम्हें बिना सोचे समझे कुछ नहीं कहना चाहिए। वैसे तो नॉर्मली आप कहोगे कि हम ऐसे भी तो कह सकते हैं विदाउट एनी थॉट, यू शुड नॉट से एनीथिंग विदाउट एनी थॉट, ऐसे भी कह सकते हैं, बट विदाउट एनी थॉट दैट इज अ वेरी ओल्ड टर्म दैट वी आर यूजिंग फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। बट अब आपको ये अपनी लाइफ से हटाना है, ये वाला इडियम आपको यूज करना है। ओके, तुम्हें बिना सोचे समझे कुछ नहीं कहना चाहिए, सजेशन है, शुड का यूज करेंगे। यू शुड नॉट से एनीथिंग ऑफ द टॉप ऑफ योर हेड। यू शुड नॉट से एनीथिंग ऑफ द टॉप ऑफ योर हेड। सेंटेंस इज यू शुड नॉट से एनीथिंग ऑफ द टॉप ऑफ योर हेड। बहुत ही सिंपल सा है, आप यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, मोटे तौर पर कहूं तो कमरे में लगभग 100 लोग थे। मीन्स मैंने गिने तो नहीं है, बट हाँ अगर मैं सोचूं और आइडिया लगाऊं, मोटे तौर पर कहूं तो कमरे में 100 लोग थे। मीन्स हमें एक्चुअल तो नहीं पता, बट हम एक जस्ट गैस कर रहे हैं कि कितने लोग थे। तो मोटे तौर पर तो हम यही यूज करने वाले हैं। तो चलिए कर लेते हैं। इफ आई से ऑफ द टॉप ऑफ माई हेड, if I say off the top of my head, there were about 100 people in the room. If I say off the top of my head, there were about 100 people in the room. Right sentence is if I say off the top of my head, there were about 100 people in the room. होप समझ में आ गया होगा ये इडियम आपको, एंड ये भी आपको पता चल गया होगा कि हम इस वाले इडियम को कितने तरीके से यूज कर सकते हैं, डिफरेंटली हम इसको यूज कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताने वाली हूँ भड़क जाना, एंड यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ भड़क जाना? इट मीन्स टू रिएक्ट एंग्रीली और वायलेंटली। ठीक है, मतलब कि किसी ने कुछ कहा और हमने बहुत गुस्से में आकर रिएक्शन दिया अपना, रिएक्ट बहुत एंग्रीली और वायलेंटली वे में जब हम करते हैं तो उसे कहते हैं भड़क जाना, राइट। एंड इसके लिए आपको यूज करना है लैश आउट एट, राइट। तो आपको यूज करना है लैश आउट एट, एंड एट के बाद यू नो प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट आने वाला है, मीन्स जिसके ऊपर भड़का जाएगा
उसे हम यहाँ पे एज एन ऑब्जेक्ट यूज करने वाले हैं। एंड लैश को हम यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द टेंस। तो चलिए एग्जांपल से समझते हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज वह अचानक से मेरे ऊपर भड़क गई। ठीक है, वह अचानक से मेरे ऊपर भड़क गई। तो पास्ट का सेंटेंस है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे तो लैश्ड हो जाएगा। शी लैश्ड आउट एट मी अब्रप्टली। शी लैश्ड आउट एट मी अब्रप्टली। राइट सेंटेंस इज शी लैश्ड आउट एट मी अब्रप्टली, क्योंकि मेरे ऊपर भड़की है तो यहाँ पे हमने यूज किया है मी। तो शी लैश्ड आउट एट मी अब्रप्टली। राइट, नेक्स्ट वन इज तुम मुझ पर क्यों भड़क रहे हो। मीन्स कोई है जो मुझे वायलेंटली ट्रीट कर रहा है या फिर एंग्रीली ट्रीट कर रहा है एंड मैं उससे बस यही पूछ रही हूँ कि तुम मेरे ऊपर क्यों भड़क रहे हो। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, इज आर एम मेन वर्ब में यूज होती है, आईएनजी तो सेंटेंस हो जाएगा व्हाई आर यू लैशिंग आउट एट मी। Why are you lashing out at me? Right sentence is why are you lashing out at me? Okay, next one is वह बात बात पर भड़क जाती है। राइट, वह उसकी आदत है भड़कने की बात बात पर। तो क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नंबर के साथ में प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब में एस या ईएस का यूज करते हैं। तो चलिए बनाते हैं। शी लैसेस आउट एट एवरी सिंगल मैटर। शी लैसेस आउट एट एवरी सिंगल मैटर। राइट, तो सेंटेंस है शी लैसेस आउट एट एवरी सिंगल मैटर। एवरी सिंगल मैटर का मतलब होता है बात बात पर। राइट, शी लैसेस आउट एट एवरी सिंगल मैटर। एक और सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे उसको ये बात मत बताना नहीं तो वह मेरे ऊपर भड़क जाएगा। राइट, तो मीन्स ऐसी कोई बात है कि सामने वाले को अगर पता चली तो वो मेरे ऊपर ही भड़केगा। डोंट टेल हिम अबाउट इट अदरवाइज ही विल लैश आउट एट मी। डोंट टेल हिम अबाउट इट अदरवाइज ही विल लैश आउट एट मी। ऐसे आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो, बस आपको पता होना चाहिए कि भड़क जाने के लिए आपको यूज करना है लैश आउट एट। और स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। होप आप यूज करने वाले हो इसे अपनी कॉन्वर्सेशन में। तो चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत महंगा पढ़ना। देखिए, बहुत महंगा पढ़ने का मतलब है यहाँ पे, देखिए बहुत महंगा पढ़ना दो तरीके से होता है। जैसे कि मुझसे दुश्मनी तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी, तो उसके लिए हम यूज करते हैं कॉस्ट डियरली। एंड कॉस्ट डियरली का मतलब होता है टू कॉज समवन सिग्निफिकेंट हार्म, लॉस एंड सफरिंग्स। मतलब कि किसी को लॉस पहुंचाना, किसी को कुछ सफरिंग्स देना। राइट, तो उस तरीके से वो होता है कॉस्ट डियरली। लेकिन यहाँ पे महंगा पड़ने का मतलब होता है एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। राइट, तो दोनों महंगा पड़ना अलग अलग होता है। दोनों मैंने आपको बता दिए। वो महंगा पड़ना जब हम किसी को चेतावनी देते हैं कि मुझसे महंगा पड़ेगा, मीन्स मैं तुम्हें किसी ना किसी का हार्म कर दूंगा, लॉस कर दूंगा या फिर सफरिंग्स दे दूंगा। फॉर दैट वी यूज कॉस्ट डियरली। एंड कोई चीज बहुत ज्यादा महंगी पड़ जाना, एक्सपेंसिव पड़ जाना, तो वो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो इसके लिए आपको इडियम यूज करना है कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। राइट, तो इसके लिए यूज करेंगे कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। ठीक है, तो चलिए एग्जांपल से समझते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है यह पिकनिक हमें बहुत महंगी पड़ गई। किसी पिकनिक पे गए और हमने सोचा नहीं था कि इतनी महंगी पड़ जाएगी, इतना खर्चा हो जाएगा, तो बाद में रिपोर्ट करते हुए हम कह रहे हैं कि ये पिकनिक हमें बहुत महंगी पड़ गई। तो चलिए बनाते हैं दिस। देखिए, कोस्ट को हम अकॉर्डिंग टू द टेंस यूज करते हैं। एंड यू नो कोस्ट की तीनों फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट एंड परफेक्ट पार्टिसिपल, तीनों सेम ही होते हैं। मीन्स फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म तीनों सेम होती है, कोस्ट ही रहती है। तो यह पिकनिक हमें बहुत महंगी पड़ेगी। दिस पिकनिक कोस्ट अस एन आर्म एंड अ लेग। दिस पिकनिक कोस्ट अस एन आर्म एंड अ लेग। राइट सेंटेंस इज दिस पिकनिक कोस्ट अस एन आर्म एंड अ लेग। ओके, नेक्स्ट। यह फैंसी घड़ी मुझे वास्तव में बहुत महंगी पड़ी। कोई घड़ी खरीदी है और वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि इतनी महंगी पड़ जाएगी, बट बहुत महंगी पड़ गई है। तो चलिए भी पास्ट का ही है, तो सेंटेंस हो जाएगा दिस फैंसी वॉच रियली कॉस्ट मी एन आर्म एंड अ लेग। राइट सेंटेंस इज दिस फैंसी वॉच कॉस्ट मी एन आर्म एंड अ लेग। ओके, नेक्स्ट वन। आईफोन बहुत महंगा पड़ता है। दिस इज अ ट्रू फैक्ट। ठीक है, तो आईफोन बहुत महंगा पड़ता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो इसमें हम एस का यूज करेंगे। आईफोन कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। आईफोन कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। राइट सेंटेंस इज आईफोन कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। होप समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। होप आप इसको यूज भी करने वाले हो। काफी अच्छा इडियम है, आपको यूज भी करना चाहिए अगर आपको इस टाइप के सेंटेंसेस बोलने हो। तो चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। अब मैं आपको बताने वाली हूँ 2 ऐसे फैक्ट्स आई थिंक जिनके बारे में आप नहीं जानते। ऐसे फ्रेज आप यूज करते हैं आई एम डैम श्योर, यूज करते हैं
लेकिन आई थिंक आपको पता ही नहीं है कि दोनों में क्या डिफरेंस है। हो सकता है कि आप अभी तक गलत यूज करते हुए आ रहे हो। यही कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर करने वाली हूँ, ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहूंगी कि मैं आपको बताने वाली हूँ तरसाना या फिर बेचैन होना एक ही बात होता है। जैसे कि वह तुम्हारे लिए तरस रही है, वह तुम्हारे लिए बेचैन है। वह एक घर खरीदने के लिए तरस रही है, वह एक घर खरीदने के लिए बेचैन है। दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं आप इसको हिंदी में, राइट। लेकिन जब हम इंग्लिश की बात करेंगे तो इसके लिए हम एक फ्रेज यूज करेंगे। एक क्या, मैं आपको दो बताऊंगी। एक होता है लॉन्गिंग फॉर, एक होता है लॉन्गिंग टू। क्या आपको पता है कि दोनों में क्या डिफरेंस है? देखिए, देखने में लग रहा है कि दोनों सेम ही है। लॉन्गिंग फॉर, लॉन्गिंग टू मतलब होता है कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर होना, लेकिन किस चीज की, किस चीज की डिजायर होना, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैं लिख देती हूँ। तरसना या फिर बेचैन होना, इसके लिए हम यूज करते हैं लॉन्गिंग फॉर और लॉन्गिंग टू। तो अब देखिए, ध्यान से समझिए। लॉन्गिंग फॉर कहाँ यूज करेंगे? लॉन्गिंग फॉर यूज होता है आई स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर समथिंग। जब हम किसी चीज की डिजायर होती है हमारे अंदर, तब हम यूज करते हैं लॉन्गिंग फॉर। लेकिन जब हमारे अंदर डिजायर होती है टू डू समथिंग, है ना, कुछ करने की डिजायर है, स्ट्रॉन्ग डिजायर है, तरस रहे हैं हम कुछ करने के लिए, तो तब हम यूज करते हैं लॉन्गिंग टू। फिर से डिफरेंस को समझिए। longing for, a desire for something, a strong desire for something, longing to, a strong desire to do something, कुछ करने की बेचैनी होना, कुछ करने के लिए तरसना, वहां पे हम यूज करते हैं longing to। होप समझ में आ गया होगा। देखिए एग्जाम्पल को ध्यान से समझिए। एग्जाम्पल समझ लिए पहले, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए पहला सेंटेंस है, मेरी आंखें तुम्हें देखने के लिए तरस रही है। अब आप बताइए, इसमें किसी चीज के लिए तरसा जा रहा है या फिर किसी काम को करने के लिए तरसा जा रहा है? देखिए, देखने को तरसा जा रहा है तो मीन्स वर्ब की बात हो रही है, राइट। इसमें देखिए, वह अपने घर वापस जाने के लिए तरस रहा है। किसी चीज के लिए तरस रहा है या फिर कुछ काम करने के लिए तरस रहा है? कुछ काम करने के लिए तरस रहा है। क्या करने के लिए? घर जाने के लिए तरस रहा है। नेक्स्ट देखिए, वह बदले के लिए बेचैन है। देखिए मैंने यहाँ पे ये भी लिखा बदले के लिए, ठीक है, तो नाउन की तरह हम इसको यूज करेंगे। और यहाँ पे लिया सेंटेंस लिया लेने के लिए, बेचैन है, या फिर ऐसे भी कह सकते हो तरस रहा है। वह बदले के लिए तरस रहा है, तो नाउन की बात हो रही है। और वह बदला लेने के लिए तरस रहा है या फिर बेचैन है, तो यहाँ एक्शन की बात हो रही है, वर्ब की बात है। बदला लेने के लिए तरस रहा है वो। ओके नेक्स्ट, मैं तुम्हारे लिए तरस रही हूँ। बताइए यहाँ पे किसके लिए तरसा जा रहा है? किसी नाउन के लिए, प्रोनाउन के लिए, या फिर किसी काम को करने के लिए? किसी प्रोनाउन के लिए तरसा जा रहा है, कोई काम करने के लिए नहीं तरसा जा रहा है। तो होप ये तो डिफरेंस आपको समझ में आ ही गया होगा कि कहाँ किस तरीके से हम यूज करते हैं। चॉइस आपकी है, बस आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे आपको लॉन्गिंग टू यूज करना है, कहाँ पे आपको लॉन्गिंग फॉर यूज करना है। तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, मेरी आंखें तुम्हें देखने के लिए तरस रही है। मुझे बताइए कि किसके लिए तरस रही है? देखने के लिए। देखना क्या है? एक वर्ब है, तो किसी काम को करने के लिए तरस रही है ना। किसी नाउन के लिए, प्रोनाउन के लिए नहीं तरस रही, कोई काम करने के लिए तरस रही। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे लॉन्गिंग टू। आई एम लॉन्गिंग टू सी यू, या फिर ऐसे कह सकते हैं माई आईज आर लॉन्गिंग टू सी यू। कुछ भी कह सकते हैं, दोनों सेंटेंसेस सेम है, जैसे चाहे वैसे बोल सकते हैं। राइट सेंटेंस है आई एम लॉन्गिंग टू सी यू, बहुत सिंपल सा है। नेक्स्ट देखिए, वह अपने घर वापस जाने के लिए तरस रहा था। अब देखिए यहाँ पे भी क्या करने के लिए तरस रहा है? वापस जाने के लिए, किसी काम को करने के लिए तरस रहा है। ये पास्ट का सेंटेंस है, तो सेंटेंस हो जाएगा ही वॉज लॉन्गिंग टू रिटर्न हिज होम। ही वॉज लॉन्गिंग टू रिटर्न हिज होम। राइट सेंटेंस है ही वॉज लॉन्गिंग टू रिटर्न हिज होम। नेक्स्ट, आगे चलने से पहले ये सेंटेंस आपके लिए, ये सेंटेंस आप मुझे बताओगे कि आप इसको कैसे बनाओगे। मैं तुम्हारे लिए तरस रही हूँ, राइट। तो ये आप मुझे बताने वाले कमेंट सेक्शन में। ओके, थर्ड एग्जांपल देखते हैं। वह बदले के लिए बेचैन है या बदले के लिए तरस रही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस वाले सेंटेंस को दो तरीके से बना के दिखाने वाली हूँ आपको। नाउन का यूज करके, मीन्स लॉन्गिंग फॉर का यूज करके, और लेने के लिए, क्योंकि वहां पे लेना कोई वर्ब को हम इंक्लूड करने वाले हैं, तो तब हम इसको यूज करके बनाएंगे लॉन्गिंग टू। तो चलिए पहले बनाते हैं लॉन्गिंग फॉर का यूज करके। वह बदले के लिए बेचैन है, कोई भी हो सकता है, कोई लड़की भी हो सकती है, कोई लड़का भी हो सकता है, ऐसे कोई यहाँ पे मेंशन नहीं है, जेंडर क्लियर नहीं है। तो मैं यहाँ पे यूज करने वाली हूँ ही। He is longing for revenge. He is longing for revenge. Right sentence is he is longing for revenge. Okay. अगर मुझे बोलना हो कि वह बदला लेने के लिए तरस रहा है, then I can say he is longing to take revenge. तो तब हम take verb को लगाने वाले हैं। He is longing to take
रिवेंज, ऐसे आप बना सकते हैं। एंड ये सेंटेंस आपके लिए देखते हैं कि आपको कितना समझ आया है कि आप यहाँ पर क्या यूज करने वाले हो, लॉन्गिंग फॉर यूज करने वाले हो या फिर आप लॉन्गिंग टू यूज करने वाले हो। दैट विल डिपेंड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग, व्हाट यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट। ओके, तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। तो 4 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हमने कवर किए हैं आज की वीडियो में, जो कि काफी यूजफुल है, आई थिंक सो एंड होप सो कि आपको भी यूजफुल ही लगने वाले हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स को लेकर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।